हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपकी बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा बहुत ही करीब आ चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेपर सेट सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अदर सब्जेक्ट से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट करेंगे। इसमें कुल 70 ऑब्जेक्टिव होंगे। इन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके समझते हैं, देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना आंसर देंगे और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको यहाँ से सीखेंगे। चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें कि आपको चूज करना है कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। इसमें पहला ऑप्शन दिया जा रहा है लोहा, दूसरा ऑप्शन है हीरा, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है तांबा। सहसंयोजक ठोस कौन है? तो विकल्प नंबर बी सही होगा, हीरा सहसंयोजक ठोस है। इसमें हीरा सहसंयोजक ठोस है, यह सबसे विशालतम सहसंयोजक ठोस होता है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। पहला विकल्प है सीडेराइट, नंबर बी है हेमेटाइट, नंबर सी है पाइराइट और नंबर डी है बॉक्साइट। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है? तो लोहे का ऑक्साइड अयस्क होता है हेमेटाइट, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। विकल्प बी करेक्ट होगा यहां पर। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? आपको बतलाना है कौन ध्रुवीय है। ध्रुवीय या पोलर, इंग्लिश में इसको पोलर भी बोलते हैं। कौन सा ध्रुवीय यौगिक है? विकल्प है ए SO2, SO3, BF3 और CO2। यहां पर विकल्प नंबर ए सही होगा। SO2 जो है यह ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय। SO3, BF3 और CO2 ये अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, जिसमें कि SO3 और CO2 ये दोनों जो हैं किस तरह के होंगे भाई? ये समतल अध्रुवीय होंगे, समतल अध्रुवीय होंगे। और BF3 त्रिकोणीय, त्रिकोणीय अध्रुवीय होगा। तो निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय यौगिक है? अध्रुवीय सिलेक्ट करना है, तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर ए सही है, सल्फर डाइऑक्साइड अध्रुवीय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? कुछ वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है, स्लेटर, पॉलिंग, वर्नर, लेविस। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। वर्नर ने समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के चलेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से कौन इसमें से प्राप्त होता है? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बेंजीन, दूसरा विकल्प है बेंजीन, बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन। यहां पर करेक्ट होगा फिनॉल। विकल्प नंबर सी करेक्ट है, फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटेन टू ऑल है।
ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH CH2 CH3OH। ब्यूटेन 4 कार्बन परमाणु होने चाहिए, 2 पर ऑल है। ब्यूटेन टू ऑल किस तरह का एल्कोहल है? ध्यान देंगे, जिस कार्बन परमाणु पर OH जुड़ा है वह कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब जब यह अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो किस तरह का एल्कोहल होगा? सेकेंडरी एल्कोहल होगा। किस तरह का होगा? सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट है, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? NaCl का जलीय विलयन लिया गया है। NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, अर्थात हाइड्रोजन यहां सही है। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग बराबर दिया जा रहा है KA_B। देखिए यहां पर थोड़ा करेक्शन करेंगे, B का घात 3 लगा लेंगे, KA_B का घात 3 कर लेंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग इक्वल KA_B का पावर 3। यदि A के सांद्रण को स्थिर रखकर A का सांद्रण स्थिर कर दिया जाए और V का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले वेग है KA_V का 3 दिया गया है। अगर इसको तिगुना कर लिया जाए तो KA3B हो जाएगा, 3B का क्यूब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग दिया गया KAV²। यदि A के सांद्रण को स्थिर रखकर V का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा? वेग क्या होगा भाई? ध्यान देंगे यहां पर वेग दिया गया है, वेग इक्वल KAV², KAV²। देखना, वेग में A को स्थिर रखा गया है, A के सांद्रण को स्थिर रखा गया, V का सांद्रण तिगुना कर दिया गया है। तो अब जो वेग है यह हो जाएगा KA3V, तिगुना कर दिया गया है 3V², KA3 का वर्ग करेंगे 9V²। तो K9 यहां पर जो है 9KAV²। कितना गुना हो गया? 9 गुना। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, 9 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? भाई कैनिजारो अभिक्रिया कौन देगा? यहां पर सही विकल्प होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देगा। कैनिजारो अभिक्रिया वही देते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वे कैनिजारो अभिक्रिया में भाग लेंगे। करेक्ट आंसर होगा HCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन,
CH3, देखिए एक संरचना सूत्र दिया गया है, इसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है, इसका IUPAC नाम पूछा गया है। IUPAC नाम क्या होगा? संरचना इसका जरा सही से बना लिया जाए, संरचना सूत्र सही किया जाए। संरचना सूत्र होना चाहिए CH3, यहां NH3 नहीं बल्कि NH2 होना चाहिए था। CH3 NH2। तब आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 दिख रहा है, 3 कार्बन से प्रोपेन हो जाता है। NH2 एमीन जुड़ा है किस नंबर पर? 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा है, इसका नाम होगा प्रोपेन टू एमीन। प्रोपेन टू एमीन, विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्वेश्चन लिखते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, जहां समझ में ना आए पॉज करेंगे। सेल्यूलोज जो है वनस्पतियों में पाया जाता है, वनस्पति में पाया जाता है, अतः हम कह सकते हैं प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज होगा। चलिए विकल्प नंबर डी सही है, 11 का विकल्प नंबर डी सही था। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, इनमें से कौन सा है भाई? एंटीऑक्सीडेंट, हाँ बताइए एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई, इनमें से सभी। सिट्रिक अम्ल भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, लेसिथिन भी, विटामिन ई भी। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर डी है, इनमें से सभी, इनमें से सभी एंटीऑक्सीडेंट हैं। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? अक्रिस्टलीय बतलाना है, 4 विकल्प दिए गए, कौन अक्रिस्टलीय है? अक्रिस्टलीय कौन है? यहां पर आप देख रहे हैं P4O10, P4 ग्रेफाइट, ये सबके सब क्रिस्टलीय हैं। किस तरह के हैं? क्रिस्टलीय हैं। तो फिर अक्रिस्टलीय कौन होगा? डी होगा जी, डी होगा, डी होगा करेक्ट में, प्लास्टिक सही है बाबू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में किस तरह का होना चाहिए? घनाकार होना चाहिए। क्यूबिकल की बात हो रही है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित कैसे बनेगा? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, सबसे पहले हम क्यूबिकल सेल बना लेंगे। क्यूबिकल सेल में आप सभी कोनों पर जितने कॉर्नर पॉइंट हैं सभी जगह परमाणु रखे गए होते हैं, सभी कॉर्नर पॉइंट पर परमाणु रखे गए होते हैं। एक परमाणु बीच में भी होता है, सेंटर में होता है। पिंड केंद्रित की बात हो रही है, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल सेल की बात हो रही है। तो किनारे पर वाले जो है 1/8 पार्टिसिपेट करते हैं, सेंटर वाला 1, 1 + 1, कुल संख्या कितनी होगी परमाणुओं की? 2 होगी। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। 14 में विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घनाकार क्रिस्टल में, क्यूबिकल सेल की बात, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। कौन कौन? SCC,
BCC और FCC। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल, तीन तरह के ब्रेवियस जालक पाए जाते हैं। तो घनाकार में कुल 3 होते हैं। विकल्प नंबर बी करेक्ट है, इसका ऑप्शन होगा बी, अर्थात 3 पाया जाएगा। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? घनत्व कम होना चाहिए, घनत्व कम होना चाहिए। घनत्व कम कब होगा? जब आयनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या कम हो। आयनों की संख्या कम होने पर घनत्व कम होता है। तो शॉटकी दोष में आयनों की संख्या कम होती है। शॉटकी दोष में परमाणु के आयनों की संख्या कम होती है। अतः हम कहेंगे कि यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। यहां पर आयनों की संख्या कम होगी, आयन कम होंगे तो घनत्व भी कम होगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। शॉटकी दोष में मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किसमें व्यक्त करेंगे? मोल प्रति लीटर में। मोल प्रति लीटर में मोलरता को व्यक्त किया जाता है। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को क्या कहा जाता है? यदि विलायक के 1000 ग्राम, कितनी मात्रा दिया गया है? 1000 ग्राम दिया गया है। 1000 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 किलोग्राम। मात्रा हो गई 1 किलोग्राम हो गई। ग्लूकोज है 18 ग्राम। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है 180। 180 होगा तो यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे 180 बट 80, 180 से भाग देंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, 0.1 हो जाएगा। कितना होगा? 0.1। तो यहां पर हमें इस घोल को क्या कहा जाएगा? तो 0.1 आया। 0.1 को द्रव्यमान से भाग करेंगे, 0.1 मोलल। कितना आया भाई? 0.1 मोलल। करेक्ट आंसर होगा बी। बी करेक्ट आंसर होगा यहां पर। किसी तनु घोल का अणु संख्य गुणधर्म निर्भर करता है। बताइए, किसी तनु घोल का अणु संख्य गुणधर्म निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलेय की प्रकृति पर नहीं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलायक की प्रकृति पर नहीं, इस पर भी निर्भर नहीं करेगा। विलेय के कणों की संख्या पर, जी सर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तनु घोल का अणु संख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करेगा? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नोट करते रहेंगे। किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? तो विकल्प होता है भाई, परासरण दाब के लिए पाई इक्वल CRT। पाई इक्वल CRT। यहां पर कहीं पाई इक्वल CRT नहीं दिखा। C को अगर हम इधर लाएं, पाई अपॉन C इक्वल RT। पाई अपॉन C इक्वल RT, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। पाई अपॉन C इक्वल RT सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन मिला, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4, किसके लिए? CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। बताइए, विद्युत धारा की वह मात्रा CuSO4 से, CuSO4
यहां पर Cu प्लस प्लस बनेगा, SO4 माइनस माइनस होता है। 1 मोल कॉपर मुक्त करना है। 1 मोल कॉपर मुक्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी? 2 फैराड विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी 22 के लिए विकल्प नंबर सी सही होगा। कौन सा सही है? सी सही है, फैराडी होगा, फैराडे, 2 फैराडे होगा। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? किसी विलयन की सांद्रता अगर घटेगी तो क्या परिवर्तन होगा? क्या मोलर चालकता बढ़ती है कि चालकता घटती है, या चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या बहुत अधिक घट जाती है? वही सांद्रता घट रही है। सांद्रता घटेगी तो चालकता बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी तो चालकता बढ़ेगी। 22 का विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। 22 के लिए विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी मोलर चालकता बढ़ती है। जी, मोलर चालकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बताइए, कमेंट में आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? आपको यह बतलाना प्राथमिक सेल कौन नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 प्राथमिक सेल हैं, कोई एक प्राथमिक सेल नहीं है। कौन सा इसमें विकल्प है जो प्राथमिक सेल नहीं है? जी, लेड संचायक सेल, यह प्राथमिक सेल नहीं है। 23 के लिए डी करेक्ट होगा, लेड संचायक सेल प्राथमिक सेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? अभिक्रिया की दर को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ताप, दाब, सांद्रण, इनमें से सभी। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। सब के सब, ताप भी प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है, सांद्रण भी प्रभावित करता है, अतः विकल्प डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी सही है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, बताया जाए। विकल्प नंबर 1 करेक्ट है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है? भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल चाहिए। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल चाहिए। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। भाई विकल्प 1 करेक्ट है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसे क्या कहते हैं? जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। गौर करेंगे क्वेश्चन पर। जल का पृष्ठ तनाव कम करेगा उसे पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। तो विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम करेगा उसे पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? जल में कौन कोलाइडी विलयन बनाएगा? स्टार्च बनाता है। स्टार्च जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? यहां पर पायस कौन बनाएगा? साबुन पायसी कारक होता है। साबुन का काम है पायस तैयार करना, यह पायसी कारक है। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कुछ विकल्प दिए गए हैं, बताना है कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। क्या एल्यूमिनियम का अयस्क है? नहीं, एल्यूमिनियम का नहीं है। लोहा का भी अयस्क नहीं है।
तांबा का भी नहीं है, फिर किसका है भाई? जिंक का है। कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क होता है। मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण करते हैं? मांड प्रक्रम पढ़े हैं। मांड प्रक्रम के द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? निकेल का। जी, निकेल का किया जाता है। विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? थर्मोइट विधि में एल्यूमिनियम अवकारक होता है। थर्मोइट विधि में अवकारक कौन है? एल्यूमिनियम है, अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प नंबर डी सही होगा। थर्मोइट विधि में एल्यूमिनियम अवकारक है, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? स्लैग कौन होता है? तो लोहा के निष्कर्षण में CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, क्या होगा? कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 धातु मल के रूप में प्राप्त होगा। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक, 4 गैसें विकल्प में दी गई है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? हीलियम होगा भाई, हीलियम। कौन सी गैस होगी? हीलियम। क्वथनांक कितना होता है? 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन क्वथनांक होता है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम है। संकेत होता है He। क्या होगा? He। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? विकल्प दिए गए हैं NH3, H2O, HCl और HF। हाइड्रोजन बंधन में निश्चित रूप से हाइड्रोजन रहेगा। हाइड्रोजन का तो होना जरूरी है। दूसरा, या तो F हो सकता है, या तो O हो सकता है, या तो N, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है। FON में से कोई हो सकता है। यहां पर हाइड्रोजन के साथ N, यह हाइड्रोजन बंधन बनाता है। यहां हाइड्रोजन के साथ हो, यह भी हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। इसमें हाइड्रोजन के साथ Cl लग गया। आपको बताएगा या तो F, या तो O, या तो N होना चाहिए। यह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, यह भी हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। कौन हाइड्रोजन बंधन बनाएगा? अगर हाइड्रोजन के साथ या तो F हो, या O हो, या N हो, तब हाइड्रोजन बंधन बनेगा। अन्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। कौन बनाएगा? कौन नहीं बना रहा है? पूछा है कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl यहां हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। विकल्प नंबर C करेक्ट होगा। विकल्प सी करेक्ट होगा। ऑक्सीजन और ओजोन हैं। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है भाई? ये दोनों अपर रूप हैं। ऑक्सीजन और ओजोन अपर रूप हैं। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल कौन है? H2PO2 नहीं, H3PO2 ये भी नहीं है। द्विभाषमिक अम्ल पूछा गया है। देखिए, चारों विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। यहां पर H3PO2 दिया गया है। अगर करेक्शन हम कर लें थोड़ा सा, H3PO3, तो ये सही होगा। ये द्विभाषमिक अम्ल होगा। H3PO3 होना चाहिए। मिस प्रिंटिंग हो गया है, H3PO3 होना चाहिए। ये द्विभाषमिक अम्ल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। किस ब्लॉक के अंतर्गत संक्रमण तत्व रखे गए हैं? भाई D ब्लॉक में रखा गया है। संक्रमण तत्वों को कहां रखा गया है? D ब्लॉक में रखा गया। करेक्ट आंसर D ब्लॉक होगा। ऑप्शन नंबर C होगा। निम्नलिखित में किन तत्वों में
4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। क्रमबद्ध रूप से भरता है किसमें? लैंथेनाइड में भरता है भाई। लैंथेनाइड के 4f में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। किसमें भरेगा? लैंथेनाइड में। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए विकल्प नंबर 1 करेक्ट है, लैंथेनाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है? लोहा का। यौगिक दिया गया है FeCN6 3 माइनस, ज्ञात करना है लोहा का। जिसका ज्ञात करना होता है उसे x मान लेते हैं। मान लिया Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, जिसका ज्ञात करना x मानेंगे। मान लिया Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। Fe 1 टाइम्स है, x लिखेंगे। Cn 6 बार है, 6 गुणे Cn के लिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल जो घात लगा होगा कितना है? -3। तो x -6 इक्वल -3 या x इक्वल -3, ये -6 है, साइड चेंज करेगा हो जाएगा +6, x इक्वल +3 आया। तो यहां Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +3 होगी। विकल्प नंबर बी सही होगा। FeCN6 3 माइनस में कितना होगा? +3। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। CuNH3 में संकरण होता है। CuNH3 में संकरण किस तरह का होता है? DsP2 टाइप का होगा। DsP2 टाइप का होगा। विकल्प नंबर सी सही है। इसके लिए विकल्प नंबर सी सही है। विटामिन B12 निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? B12 में कौन सा तत्व उपलब्ध रहता है? कोबाल्ट। 42 का विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। कौन उपलब्ध रहेगा भाई? कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है? चतुष्फलकीय किसका नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। NiCO4, NiCl4 NiCN4 और MnCl4 यहां करेक्ट आंसर होगा सी। सी का NiCN4 सही विकल्प है सी नंबर। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड बोला जा रहा है। एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराना है। सोडियम धातु से कराना है। शुष्क ईथर में, यहां पर ईथर है, शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनेगा? यहां पर हम लोग पढ़े हैं इस तरह की अभिक्रिया बनता है CH3CH2CH2CH3 2NaBr। क्या बनेगा? ब्यूटेन का निर्माण होता है। वुड्स अभिक्रिया पढ़े हैं। वुड्स अभिक्रिया के तहत इस रिएक्शन को हम पढ़े हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर ब्यूटेन बनता है। और पूछता कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो जवाब होगा वुड्स अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। पहले किया जाता था, अब नहीं किया जा रहा है। निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग होता है? इस पर रोक लगा दिया गया है। विकल्प नंबर 1 करेक्ट सही है, क्लोरोफॉर्म होगा। कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल का अणुसूत्र ए होगा, CCl3CHO। CCl3CHO विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। क्लोरल का सूत्र ये होगा। जब CH3
OH3 CH3 MgOH से अभिक्रिया करता है। CH3 देखिए यहां पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। जब CH3OH रहेगा, किससे अभिक्रिया कर रहा है? CH3MgX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मेथेनॉल कहेंगे। तो कौन सा यौगिक बनता है? एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं या मेथेन बनेगा। क्या बनेगा? मेथेन का निर्माण होगा। सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है। एल्केनॉल, एल्कोहल, भाई एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+1OH। इसे हम लिख सकते हैं CnH की संख्या देखिए 2n+1 यहां पर है, एक हाइड्रोजन और है। हाइड्रोजन की संख्या काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन 2n+1 यहां पर है, एक हाइड्रोजन और है। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2n+2। हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 और एक ऑक्सीजन। तो सूत्र कौन सा होगा भाई? CnH2n+2O। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। CnH2n+2O करेक्ट विकल्प होगा। एथेनॉल का समायवी निम्नलिखित में कौन है? एथेनॉल का सूत्र होगा CH2OH, CH3CH2OH। इसका समायवी किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो किंतु अणु सूत्र एक ही हो, उन्हें समायवी कहते हैं। इसके लिए विकल्प नंबर बी सही है, डाई मेथिल ईथर CH3OCH3। इसका अणु सूत्र होगा, 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 है, एक ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, एक ऑक्सीजन है। दोनों का अणु सूत्र एक जैसा है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। तो एथेनॉल का समायवी कौन होगा? डाई मेथिल ईथर। सही विकल्प कौन सा है भाई? बी नंबर सही है। निम्नलिखित में ल्यूकोस अभिकर्मक कौन है? ल्यूकोस अभिकर्मक होता है ZnCl2, अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl। अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl। विकल्प ए सही है, बी गलत है, सी गलत है। देखिए यहां भी आद्र लिखा गया, कौन सही होगा? अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। 50 का कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर ए सही है, अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, कितना एल्कोहल रहेगा रेक्टिफाइड स्पिरिट में? तो 95.5% एल्कोहल पाया जाता है। करेक्ट विकल्प नंबर बी। करेक्ट विकल्प कौन होगा? बी सही है, बी सही है। अगला देखेंगे, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्डिहाइड में कोई एक यौगिक लिख लेते हैं, CH3CH2CHO, CH3CH2CHO। कीटोन अगर लिखें CH3COCH3। कितने कार्बन है भाई? 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 है, एक ऑक्सीजन है। जितने कार्बन उसके 2 गुना हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। बताइए कौन सा सही होगा? एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? जितने कार्बन, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n, एक ऑक्सीजन। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा।
CnH2NO। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कौन प्राप्त होगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से इनमें से कौन प्राप्त होता है? एसीटोन बनेगा। विकल्प नंबर ए सही होगा। क्या बनेगा? एसीटोन का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? मेथेनॉल नहीं, एथेनॉल नहीं, एसिटिक अम्ल भी नहीं, एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनता है। विकल्प नंबर डी करेक्ट है। यहां पर करेक्ट विकल्प डी होगा। निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है? उपस्थित नहीं है। भाई कार्बोक्सिल समूह जिसमें लगा होता है, साधारण पद्धति में उसके नामकरण में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। यहां मेथेनोइक, एथेनोइक, बेंजेओइक, तो ओइक अम्ल वाले में कार्बोक्सिल समूह है। आपसे पूछा जा रहा है किसमें कार्बोक्सिल समूह नहीं है, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है? वही एस्टर का समावयवी होगा। विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। एस्टर का समावयवी है। किसका समावयवी है? एस्टर का समावयवी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फार्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? विकल्प नंबर डी सही है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका विकल्प होगा। सही विकल्प डी है। जब फार्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है। फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जा रहा है H2SO4 के साथ। क्या बनता है? अभिक्रिया देखेंगे। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनता है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं दिया है जी। विकल्प नंबर डी करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या? एमीन तीन तरह के होते हैं। प्राइमरी एमीन के लिए NH2, सेकेंडरी एमीन के लिए NH और टर्शियरी एमीन के लिए N होता है। पूछा गया प्राइमरी एमीन के लिए क्रियाशील मूलक कौन सही है? NH2 ये प्राइमरी एमीन के लिए होगा। अगर ऐसे दिया जाएगा तो सेकेंडरी, ये दिया जाएगा तो टर्शियरी के लिए होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? C2H5OH बनेगा। एथिल एल्कोहल, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा C2H5OH। निम्नलिखित में किसमें एल्काइनेशन संभव है? सिर्फ प्राइमरी में, सिर्फ सेकेंडरी में, सिर्फ टर्शियरी में? नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। विकल्प नंबर डी सही है। एल्काइनेशन किसमें किया जा सकता है? प्राइमरी में भी किया जा सकता है और सेकेंडरी एमीन में भी किया जा सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन है? सुक्रोस, फ्रक्टोस,
माल्टोस और लैक्टोस। सबसे मीठा शर्करा प्रकृति में फ्रक्टोस में पाया जाता है। प्रकृति के द्वारा जो पदार्थ दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा मीठा शर्करा फ्रक्टोस। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन स्टेरॉइड से संबंधित है? स्टेरॉइड से संबंधित है विटामिन डी। विकल्प नंबर डी सही है। विटामिन डी स्टेरॉइड से संबंधित है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म क्या है? डीएनए और आरएनए में समान भस्म क्या है? भस्म कितने तरह के होते हैं? डीएनए में 4 तरह के होते हैं और आरएनए में भी 4 तरह के होते हैं। डीएनए और आरएनए में 4 तरह के होते हैं, एक चेंज होता है। गुएनिन दोनों में पाया जाएगा, एडेनिन दोनों में पाया जाएगा, साइटोसिन दोनों में पाया जाएगा, दोनों में समान। एक भिन्न जो होता है थायमीन और यूरासिल। थायमीन और यूरासिल, एक में थायमीन पाया जाता है, दूसरे में यूरासिल पाया जाता है। एक में थायमीन पाया जाएगा, दूसरे में यूरासिल पाया जाता है। सही आंसर कौन होगा? गुएनिन, एडेनिन, साइटोसिन। ये ऐसे भस्म हैं जो डीएनए में भी पाए जाएंगे और आरएनए में भी। क्वेश्चन नंबर 65, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्नीकरण कहते हैं भाई। क्या कहेंगे? वल्नीकरण कहते हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा। विकल्प सी सही है, वल्नीकरण। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक बतलाना है। सब बहुलक के नाम लिखे गए हैं, 4 विकल्प हैं। कौन योगशील बहुलक है? उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन योगशील बहुलक है। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ब्यूना एस रबर जो है किसका बहुलक है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन, सी है स्टाइरिन और डी है ब्यूटाडाइइन क्लोरोप्रिन। कौन सही होगा? बी करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन बी है, ब्यूटाडाइइन एवं स्टाइरिन। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है? जी, सैक्रिन मीठा अभिकर्ता है, एस्पार्टेम भी है और सोडियम साइक्लोमेट भी है। यानी कौन सा विकल्प सही है? डी सही है। डी सही है भाई। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। सभी इसमें मीठा अभिकर्ता है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता सभी है यहां पर। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, बतलाना है एंटीसेप्टिक के रूप में कौन प्रयोग होता है? फिनॉल का उपयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से एक क्रियाशील मूलक दिया गया C डबल बॉन्ड O। समूह उपस्थित है, किसमें उपस्थित है? कीटोन। ये कीटोन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें CO समूह उपस्थित है? कीटोन में उपस्थित रहता है।